अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ मुल्क की मईशत के हवाले से खदशात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF से पाकिस्तान आने की दरख्वास्त कर दी है। IMF की शराइत पूरी करने का फैसला भी कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी फैसले का ऐलान सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ आज स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद को 1% बढ़ाकर 17% कर दिया है, और ये 25 साल की बुलंद तरीन सतह है। और इसकी वजह हालिया महंगाई और आगे मजीद महंगाई की तवक्कात हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट खसारा कम होने के बावजूद एक्सटर्नल सेक्टर को लाहक खतरात और बैनुल अक़वामी फाइनेंशियल हालात की वजह से पाकिस्तानी मईशत को लाहक गैर यकीनी भी है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक मुआशी गैर यकीनी ख़त्म करने और बैनुल अक़वामी इदारों से कर्ज हासिल करने के लिए IMF प्रोग्राम का नवा रिव्यू मुकम्मल करना इंतहाई ज़रूरी है। साथ ही स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत की फिस्कल पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी से इनकंसिस्टेंट कहा है और महंगाई कंट्रोल करने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन पर जोर दिया है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी अदायगियों के बढ़ते हुए बोझ के हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इस माली साल के लिए पाकिस्तान को $33 अरब की जरूरत थी, जिसमें से $23 अरब बैरूनी कर्जों की अदायगियों और $10 अरब करंट अकाउंट खसारे की मद में दरकार है। और इन $23 अरब में से $6 अरब रोल ओवर हो चुके हैं और $9 अरब वापस किए जा चुके हैं, जबकि बाकी बचे $8 अरब में से पाकिस्तान को इस माली साल में $2.8 अरब अदा करने हैं, जबकि बाकी रकम रोल ओवर हो जाएगी। स्टेट बैंक IMF के साथ राब्ते में है, टेक्निकल डिस्कशन जारी है, जबकि जल्द फॉर्मल मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हैं इंपोर्ट्स के हवाले से, इसके अलावा मईशत के हवाले से, मगर सबसे पहले क्योंकि आप भी आज जो स्टेटमेंट है उसमें जिक्र कर रहे हैं कि जो IMF प्रोग्राम की बहाली है, नवे रिव्यू का मुकम्मल होना है, वो क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। यानी कि जो बैरूनी अदायगियों की आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इमदाद भी मिल जाएगी और ऐसा डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, जो कि आपका एक कंसिस्टेंट इंसास रहा है, वो सब भी मुंसलिक है IMF प्रोग्राम की बहाली से। आप भी ये कह रहे हैं? जी, पहले तो शाहजेब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में तो ऑलरेडी है, और आपको पता है कि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ थोड़ा डिले हुआ है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे, लेकिन ये सस्पेंड नहीं हुआ या इसको ख़त्म नहीं किया गया। तो हम टेक्निकल लेवल के ऊपर तो पहले ही डिस्कशंस में हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेवल पे भी उनका कोऑर्डिनेशन है उनके साथ, और बातचीत चल रही है, और हमारे स्टेट बैंक की तरफ से भी हमारे टेक्निकल स्टाफ लेवल के ऊपर डिस्कशंस जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। सिर्फ अब उसमें फ़ाइनल उनको विज़िट करना है और उसमें इस प्रोग्राम को इस 9th रिव्यू को कंक्लूड करना है। तो उस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्द ये प्रोग्राम जो है उस पर डिस्कशन रीस्टार्ट होगा, और उसके बाद जब कंक्लूड हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी जो है वो फिर क्लैरिटी आ जाएगी। और आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको कंक्लूड करने के लिए जो प्रायर एक्शंस दरकार हैं, क्योंकि IMF का अब नज़र आ रहा है कि रवैया बड़ा सख्त है। दोस्त ममालिक ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान को पैसे किस सूरत में मिल सकते हैं जब पाकिस्तान खुद रिफॉर्म्स की तरफ जाएगा, कि हुकूमत भी वो प्रायर एक्शंस लेने के लिए तैयार है। हाँ, ये तो इसका जवाब बेहतर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे सकेगी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे सकेगी, बट ये है कि प्रायर एक्शंस के ऊपर डिस्कशन डेफिनेटली होगा, और उस डिस्कशन के बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी जिस पे फाइनल कंसेंसस होगा तो उसमें जो एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे, गवर्नमेंट ने पहले भी अनाउंस किया है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के लेवल पे भी अनाउंसमेंट है उस पर कि वो उसमें जो एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे, जो आफ्टर डिस्कशन जो फाइनल चीज़ें सामने आएंगी उसके ऊपर जो एक्शन होंगे वो करेंगे। वैसे एक जो IMF का इसरार है, जिसके बारे में आज भी आपका भी ये स्टांस है कि जी मार्केट बेस्ड ही है पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट, मगर 3 रेट्स हो गए हैं। एक ब्लैक मार्केट रेट है इनफॉर्मल, एक ओपन मार्केट रेट है और एक इंटरबैंक रेट है, और तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उसमें उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे जब आप खुद ये कह रहे हैं कि मार्केट बेस्ड ही है? हाँ, देखिए हम तो रेट तो मार्केट बेस्ड ही है शुरू से लेके, जब 2019 के मई 2019 से हमने स्टार्ट किया है इसका मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म, तो वो अभी तक इन प्लेस है, और उसी तरह जो है वो रेट डिटरमिन हो रहा है। उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीज़ें जो है वो जो रिसेंट पीरियड में खासकर जो है वो चेंजेस आए हैं। एक तो उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट बहुत बढ़ गया है अनफॉर्चुनेटली, जैसे हमारे यहाँ इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल इन दिनों में रही है थोड़े पिछले कुछ महीनों से, तो उसकी वजह से जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स हैं वो उन्होंने काफ़ी जो है वो उसमें एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। और उसमें आपने ग्रे मार्केट की बात की, तो जब हम अपनी तरफ से रेगुलेटरी फ्रॉम स्टेट बैंक की तरफ से देखते हैं
तो उसमें दो ही मार्केट्स हैं बेसिकली, एक तो इंटरबैंक मार्केट है, दूसरी आपकी एक्सचेंज कंपनीज़ की मार्केट है। ये ग्रे मार्केट वगैरह जो भी इसमें ऑपरेट कर रहे हैं ये इलीगल बिज़नेस है, कानून इसकी उनको इजाज़त नहीं देता और उसके बावजूद वो ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क के कानून को जो है वो वायलेट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं इसको रोका जाए। उसके साथ साथ हम जो है वो मार्केट का मैकेनिज़्म उसको बहुत क्लोजली अपने मैकेनिज़म्स के थ्रू उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि अभी ये दोनों रेट्स में काफ़ी जो है वो गैप जो है वो नैरो हुआ है और हम समझते हैं कि जैसे ही IMF का ये प्रोग्राम कंक्लूड होगा और उसके नतीजे में बाकी जो इन्फ्लोज जो लाइन अप हुए हैं और जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में आएंगे तो वो आने शुरू होंगे तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नॉर्मलाइज होगा और उस तरह फिर जो है वो रेट जो है मगर अभी नैरो नहीं हुआ है 268 पर आपको इनफॉर्मल रेट इस वक्त मार्केट में मिल रहा है, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस गिर रही हैं। 19% रेमिटेंसेस गिर गई हैं। एक्सपोर्टर्स अपने पैसे बाहर रख रहे हैं। दिसंबर के महीने में 21% एक्सपोर्ट्स हमारी गिरी हैं। देखिए इलीगल जो चीज़ें हो रही हैं वो उसके ऊपर तो मैं कमेंट इस वक्त नहीं करूँगा, बट ये है कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ का रेट है और जो स्टेट बैंक का रेट है उसमें भी थोड़ा फ़र्क है। बट उसमें अगर आप देखें तो इंटर बैंक का रेट जो है वो रिसेंट पीरियड में पिछले 3-4 हफ्तों के में उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। कुछ जो है वो एक्सचेंज कंपनीज़ की साइड के चीज़ें जो है उसमें भी थोड़ा सा मूवमेंट होना शुरू हुआ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता और ये जब सेंटीमेंट बेहतर होगा जैसे मैंने पहले कहा तो फिर उसके साथ साथ ये रेट जो है वो मज़ीद एक दूसरे से कंसाइड होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये तो तय है कि जो ज़ाहिर पहले हमने देखा है 6-8 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी फिर स्टेट बैंक की तरफ से भी कहा गया कि जब हम क्रैक डाउन करेंगे हम ये नहीं करने देंगे। ये उसी वक्त होगा जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। उसके बगैर एक्शन लेने से या फिर ये कहने से कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे ये होगा नहीं। और जो ऑफिशियली अपनी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं अगर $2 अरब आई हैं और 30 रुपये का फ़र्क है तो 60 अरब रुपये का तो उनको वैसे ही नुकसान हो गया जो ऑफिशियली भेज रहे हैं। हुंडी हवाला एक इंसेंटिव बन गया लोगों के लिए पैसे भेजने का। देखिए उसमें मेन जो है स्पेकुलेटिव एलिमेंट है। अगर हम अभी इसमें अंदर कोई भी चीज़ होती है अगर तो लेकिन स्पेकुलेशन अगर कंटिन्यू करती है तो ज़ाहिर है कि ये रेट जो है ना उसमें डिफरेंस रहेगा। तो ये डिफरेंस तभी ख़त्म होगा जब आपके पास IMF का प्रोग्राम कंक्लूड हो जाएगा और उसके या फिर आपके पास इन्फ्लोस जो है वो इतने आने शुरू हो जाएंगे कि आपके जो इसमें डेट सर्विसिंग से रिलेटेड जो कंसर्न्स है लोगों को वो एड्रेस हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये तभी होगा जब जो है वो हमारे पास इन्फ्लोज सफिशिएंट आएंगे और दूसरा ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो है ये जो उसमें कमी आएगी। और इस वक्त तय है कि दोस्त ममालिक की तरफ से भी फिर वर्ल्ड बैंक हो दीगर इदारे हों कि वो IMF ही की तरफ देख रहे हैं कि वो होगा तो उसके बाद ही ये सारे के सारे काम होंगे। इसमें मेरा हाल ऑफिशियली हमारे पास कोई ऐसा उस तरह की कोई एटलीस्ट स्टेट बैंक के पास नहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन कि वो उसके साथ लिंक कर रहे हैं। बट ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और गवर्नमेंट ऑलरेडी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है, मुख्तलिफ जो हमारे लैंडर्स हैं उनके साथ और IMF के साथ भी कोऑर्डिनेशन में है। तो इसमें क्लैरिटी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आ जाएगी। वैसे एक और चीज़ जिस पर स्टेट बैंक पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक हुकूमती पॉलिसी है मिफ्ता इस्माइल साहब के ज़माने से शुरू हुई और वो अब कंटिन्यू कर रही है और अनाउंस ये किया गया था कि कुछ टाइम के लिए है क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मगर उसमें इजाफा होता चला गया। $6 अरब से इंपोर्ट ज़रूर $4.5 अरब के आसपास आ गई हैं, मगर हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री की तरफ से शिकायत आ रही हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो। अब तो PSO का कहा जा रहा है कि कार्गो जो है उनको कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि उनकी LCs नहीं खुली। फिर पेट्रोलियम डिवीज़न ने आपको लिखा है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसका बहरान पैदा हो सकता है। ये पॉलिसी कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि इससे तो एक्सपोर्ट सेक्टर भी खुद मुतासिर हो रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल करने के लिए क्या था, मगर उससे एक्सपोर्ट सेक्टर भी मुतासिर होगा तो बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। जी देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट या इस साल का जब साल शुरू हुआ था तो हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि ये $10 अरब के करीब होगा और उसमें जैसे इंपोर्ट्स अब कम हुई हैं या उसके अलावा दूसरे जो स्टेट बैंक ने जो एक्शंस लिए हैं तो उसके नतीजे में अब थोड़ा सा उसमें कमी इंपोर्ट्स में भी आई और इसके अलावा जो है वो बाकी की जो हमारी सर्विसेज की इंपोर्ट्स हैं और दूसरे कुछ जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं करंट अकाउंट को तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आया और इसके नतीजे में हम ये इस वक्त कह सकते हैं कि ये 10 बिलियन से कम होकर 9 बिलियन से कम रह जाएगा। और लेकिन साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब ये साल शुरू हुआ था तो उसमें हम ये फ्लड रिलेटेड जो चीज़ें थी ये हमने अकाउंट फॉर नहीं की हुई थी क्योंकि फ्लड्स जो है वो हमारे माली साल शुरू होने के बाद की बात है। तो उसकी वजह से जो हमें वीट इंपोर्ट करनी पड़ी है, जो हमें फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करनी पड़ी है, जो हमें अब कॉटन गोइंग फारवर्ड इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ये एडिशनल हमारे जो आउटफ्लोज़ हैं जिसने के भी हमारे करंट अकाउंट के जो अंदाजे थे उनको थोड़ा सा मुतासर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो साल शुरू में जो $10 बिलियन की बात की थी तो अब $9 बिलियन से अगर नीचे रहता है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम
अपने जो अंदाजे हमने शुरू में लगाए थे उसके अंदर रह के वो काम करेंगे। जहाँ तक आपने एक्सपोर्टर्स की बात की है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए हमने पहले इसमें इंपोर्ट के रिलेटेड जो हमने इकदाम किए हैं, उसमें हमने उनके लिए और भी बहुत सारी सहूलतें पैदा की हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने जो 27 दिसंबर को सर्कुलर किया है और उसमें हमने इंपोर्ट्स की प्रायोरिटी सेट की है। उसके अंदर एक्सपोर्टर्स को हमने बड़ी हाई प्रायोरिटी दी है, ताकि उनका जो रॉ मटेरियल है या उनके स्पेयर पार्ट्स हैं और दूसरी इंपोर्ट्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए और उसके नतीजे में उनका बिज़नेस जो है उसको जो उसमें उनको अगर कोई मुश्किलात आ रही हैं तो उनको हल उसका तलाश करके उनको हल दिया जाए, ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और वो एक्सपोर्ट्स करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे इन्फ्लोज जो है वो बेहतर हो गए। तो इसलिए एक्सपोर्टर्स हमारे लिए बड़ी टॉप प्रायोरिटी पे हैं। इसके अलावा हमने रिसेंटली एक एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत और अच्छा इकदाम किया है, कदम उठाया, और वो भी उनके की तरफ से हमारे पास सजेशन आई थी कि उनके पास जो फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो हम उनको अलाउ किया हुआ है कि वो 10% अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का फॉरेन करेंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो उनके पास रखा हुआ था। लेकिन उसके यूज़ के जो इस्तेमाल के जो तरीके हमने बताए हुए थे, उसमें बाहर एग्जीबिशन करना या कोई उनका मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो करना, तो सिर्फ उस हद तक उनको अलाउ था। अब हमने ये किया है कि उसको हमने उनके इस्तेमाल जो जिन चीज़ों के लिए वो कर सकते हैं उसकी लिस्ट को काफ़ी एक्सपेंड कर दिया, और हमने उनको अलाउ कर दिया कि वो अपनी जो इंपोर्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए भी वहाँ से फंड्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वो अपने कोई और उन्होंने मशीनरी या स्पेयर पार्ट्स करने इंपोर्ट, तो वो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए और उसके नतीजे में अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। सब एक तो ज़ाहिर डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी में नीचे आई है, जो आपकी आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी बताती है, जो कंजम्पशन है चाहे सीमेंट हो दीगर अशिया हो। मगर दूसरी तरफ ये जो सख्तियाँ हैं जिसकी मैं बात करूँ, क्योंकि इसकी इंप्लीकेशंस शॉर्ट टर्म में ठीक है, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल करने में कामयाब हुए हैं, इंपोर्ट्स का डिक्लाइन ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन है। मगर जो एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन है वो बहुत परमानेंट नोयत का हो सकता है अगर उनकी सप्लाई चेन टूट जाए। अगर हमें कोई $500-600 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, $500 मिलियन की हमारी रेमिटेंसेस कम हो गई हैं और हुंडी हवाले पे चली गई हैं, तो ये परमानेंट भी हो सकता है कि हुंडी हवाले से वापस उसको बैंकिंग चैनल में लेकर आना या फिर एक्सपोर्ट्स को वापस बढ़ाना, ये लॉन्ग टर्म इसकी इंप्लीकेशन ज़्यादा नहीं हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जी देखिए इसकी इम्प्लीकेशंस बिल्कुल हैं। और इसमें मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ ये डोमेस्टिक जो हमारे जो सतह के प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी जो आपने देखा होगा रिसेंटली जो है वो काफ़ी स्लो डाउन है। बहुत सारे हमारे जो एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो अपना माल बेचते हैं, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसमें जब इकनॉमिक स्लो डाउन होगा, वहाँ पे डिमांड अगर कम होगी तो एक कुदरती बात है कि उसका जो है वो असर हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर आएगा। तो एक तो वहाँ की इंटरनेशनल मार्केट की जो अपनी जो इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस तरह की उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं तो उसका असर आ रहा है। दूसरा हमारे जो अपने मुल्की सतह के ऊपर जो इश्यूज़ हैं उसका भी ज़ाहिर है कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर कुछ असर हो रहा है। तो ये जो मैं बात कर रहा था, हमने फॉरेन करेंसी अकाउंट से उनको अलाउ किया है या हमने उनकी प्रायोरिटी ऊपर की है या हमने और दूसरे जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इकदाम किए हैं, तो ये इसीलिए कि ये हैं कि हमारे लिए एक्सपोर्टर्स जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको फैसिलिटेट करें ताकि उनके जो बिज़नेस को वो करें। और ये जो सॉरी सेकंडली जो आपने जो रेमिटेंसेस का कहा, तो रेमिटेंसेस के अंदर बिल्कुल इस वक्त थोड़ा स्लो डाउन आया है और वो उसकी भी अगेन सिर्फ डोमेस्टिक रीजंस नहीं है, उसमें भी इंटरनेशनल मार्केट्स के भी जहाँ पे कि हमारे वर्कर्स रहते हैं तो उसमें फॉर इंस्टेंस वहाँ पे महंगाई इस वक्त बढ़ी हुई है और उसके नतीजे में उनकी अपनी जो वहाँ पे कास्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ी है। तो उसके नतीजे में जो सेविंग करते हैं वो और पाकिस्तान भेजते हैं उसमें थोड़ी कमी है। ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा खलीजी ममालिक से है, सऊदी अरब है, यूएई से है, और वही इम्पैक्ट हमें बांग्लादेश में नहीं नजर आ रहा है। उनकी रेमिटेंसेस भी जब इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट बढ़ गया था, डिफरेंस बढ़ गया था, तो रेमिटेंसेस में डिक्लाइन था जो कर्टेल हुआ है दिसंबर नवंबर के महीने में उनकी दोबारा बेहतर हुई हैं। एक्सपोर्ट्स भी उनकी रिकॉर्ड नवंबर में रिकॉर्ड था, दिसंबर में एक और रिकॉर्ड बनाया है बांग्लादेश ने। हमारे यहाँ मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, उसमें रेमिटेंसेस के अंदर आप ठीक कह रहे हैं कि उनका बांग्लादेश में थोड़ी अभी बेहतरी आई है और वो उसके बहुत सारे अगेन फैक्टर्स हैं। हमारे साथ जो है वो हमारे ये कोविड के बाद जो चीज़ें ओपन अप हुई हैं और उसके बाद ट्रैवल बढ़ा है फॉर इंस्टेंस, और बहुत सारे लोग जो है वो अब आना जाना शुरू हो गए हैं जो कि इन हैंड जो है वो अपने कैश कैरी करके आते हैं। तो ये पहले कोविड में नहीं हो रहा था, तो इसीलिए कुछ जो हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो इस इनफॉर्मल चैनल से फॉर्मल चैनल में डाइवर्ट हुए थे। तो कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हज उम्रा ओपनिंग होगी, उसके बाद ट्रैवल बढ़ेगा, उसके बाद और कुछ ये स्मगलिंग साइड की चीज़ें जो इस वक्त जो होनी शुरू हुई हैं
तो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, तो ये इनका अफेक्ट आएगा। और कुछ जो है वो चूँकि स्पेकुलेशन है हमारी लोकल मार्केट के अंदर भी रेट के ऊपर, और उसका ज़ाहिर है कि एक कुदरती बात है कि उसका अफेक्ट भी जो है वो सर ये जो स्पेकुलेशन है, ज़ाहिर है अब 17% की शरह सूद एक बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न है, मगर लोगों का एक रुझान नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट कमर्शियल बैंक्स का भी रुझान नहीं नज़र आ रहा है कि वो डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि लोग डॉलर या फिर सोना रखने की बजाय बैंक में पैसे रखवाने के लिए और एक हाई रिटर्न लें, जो कि 5-6 साल में आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाएगी, आपका अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये क्या वजह है कि आप क्या बैंक्स का रुझान नहीं है कि वो डिपॉजिट्स को बढ़ाएं, क्योंकि एडवांस डिपॉजिट रेशो का मसला है, क्या मसला है? नहीं, बैंक्स के पास डिपॉजिट्स तो अभी मेरे ख्याल रीज़नेबल पेस पे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा ईयर एंड के ऊपर थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन नज़र आएगा आपको, बट अदरवाइज़ डिपॉजिट रेट के ऊपर हमें कोई इतना मेजर इशू नहीं है, क्योंकि वो डिपॉजिट रेट तो बिल्कुल एक अच्छे रेट के ऊपर वो उसमें इजाफा हो रहा है। असल बात ये है उनकी लैंडिंग साइड के ऊपर, कि लैंडिंग साइड के ऊपर चूँकि रिस्क थोड़े बड़े हुए हैं, तो इसलिए बैंक्स जो है वो लैंडिंग में ज़रा थोड़ा सा केयरफुल हुए हैं। तो वो ज़्यादा हमारे लिए इस वक्त जो है वो एक कंसर्न है, और जिसको हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और उनको एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर इस रेट पर और इस इकोनॉमिक स्लो डाउन के साथ लैंडिंग कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी में? नहीं, लैंडिंग तो देखें अभी जब जो थोड़ी सी जो गैर यकीनी की सूरत हाल अभी बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा जब बेहतरी आनी शुरू होगी और साथ में जो हमारे ये जो एक्सटर्नल साइड की चीज़ें हैं ये बेहतर होना शुरू होंगी, तो फिर आप देखेंगे कि ये लैंडिंग साइड में भी बैंक्स काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। बैकलॉग क्लियर करने का इरादा रखते हैं जो कि इस वक्त पोर्ट्स पर है? जी, उसके लिए हमने अभी आज ही एक बैंक्स को एक इंस्ट्रक्शंस इशू की है, जिसमें कि हमने उनको कहा है कि आप एक तो जो वहाँ पे शिपमेंट जो स्टकअप हुई हैं उनको फैसिलिटेट करें इंपोर्टर्स को, और उसमें हमने उनको अलाउ किया है कि, और ये भी अगेन जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से सजेशन हमें आया था कि अगर वो ख़ुद से उनके पास कोई फंडिंग बाहर अरेंजमेंट है तो आप हमें अलाउ कर दें। या उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम ख़ुद वहाँ पे अपने सप्लायर से मिल के कोई डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आप 180 दिन या उससे ज़्यादा का आपके पास डेफर्ड पेमेंट का अरेंजमेंट है, तो बैंक्स को हमने कहा कि आप बिल्कुल इनको अलाउ करें ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके। तो इसमें हमें हमारा ख्याल ये है कि काफ़ी सारा बैकलॉग जो इसमें जो स्टॉकअप इंपोर्ट्स का है, शिपमेंट्स के ऊपर जो पोर्ट्स के ऊपर है, वो काफ़ी क्लियर होगा। लेकिन जो बाकी बचेगा उसके लिए हमने चैम्बर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया, हमने उनको जो है वो रिक्वेस्ट की है कि आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि हम उसमें देखें कि कौन सी इंपोर्ट्स हैं जो स्टक हुई हैं और उसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, और फिर उसके बाद हम अपनी कैपेसिटी को देखते हुए उसको जो है वो ग्रेजुअली क्लियर करना शुरू करें। तो उनके साथ एक हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उस पर इस सारी सिचुएशन को असेस करके तो फिर एक हम उनको रोड मैप देंगे कि ये कैसे। तो बार बार हमारा इसका बॉटम लाइन यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो स्टॉकअप शिपमेंट्स है इनको क्लियर किया जाए और बिज़नेस को फैसिलिटेट किया जाए। और इस वक्त एक नज़र आ रहा है, आपने भी कहा इसमें, कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। टाइट मॉनेटरी स्टांस हो और एक्सपेंशनरी फिस्कल स्टांस हो, और ये हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जब से आपने टाइटनिंग शुरू की है। तो क्या करे गवर्नमेंट? आपने कुछ चीज़ें तो इसमें भी कही हैं कि इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए भी एनर्जी साइड पर क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए हुकूमत को? जी, हमने बिल्कुल इसमें एनर्जी कंजर्वेशन की साइड पर हमारे कुछ हमने सजेशन दिए हैं, पहले गवर्नमेंट को दिए हैं, और उसके बेस पे और कुछ अपनी इंटरनल कंसल्टेशन के बाद गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उस पर कुछ एक्शंस भी लिए हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारी इकदाम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस भी किए गए हैं। तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जैसे होगी तो हमारा ख्याल ये है कि ये फ्यूल की जो कंजम्पशन है और दूसरे जो हमारे कुछ इंपोर्ट्स को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो उसमें कमी आना शुरू होएगी। तो ये बस आप भी समझते हैं कि पीडीएल हुकूमत बढ़ा दे, इसके अलावा सेल्स टैक्स लगा दे, जो आईएमएफ की भी डिमांड्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन इलास्टिक डिमांड है, उस पर फ़र्क पड़ता है और उसका करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो बेहतर है कि हुकूमत ये फैसले करे। इन फैसलों का, जैसे मैंने पहले भी कहा, इन फैसलों का तो सारा दारोमदार जो है वो क्या हमारी फाइनल उनके साथ एग्रीमेंट होता है, तो जो चीज़ें एग्री होंगी वो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट करेगी। वैसे मगर जब आप खुद भी कहते हैं कि इनकंसिस्टेंट है, फिर जाहिर है बहुत सारा ज़्यादा स्लिपेजेस हैं जब हम फेडरल गवर्नमेंट में देखते हैं। अब 70% जो इन्फ्लेशन है इस वक्त CPI वो ड्रिवन है बाय फूड इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा हाउसिंग।
तो इंटरेस्ट रेट्स का कितना फर्क पड़ेगा जब इतना बड़ा डेफिसिट हुकूमत रन कर रही है और उस डेफिसिट के ऊपर IMF भी इंसिस्ट कर रहा है कि इसको कर्टेल करें, कहीं सर्कुलर डेट के मसाइल हैं, कहीं करंट एक्सपेंडिचर के मसाइल। देखिए, एक तो डायरेक्ट उसका इफेक्ट होता है, वो आप जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसका डायरेक्ट जो है वो महंगाई के ऊपर जो होता है। एक होता है, हम उसको कहते हैं सेकंड राउंड इफेक्ट, जो आपके जो इनडायरेक्ट जो चैनल से जो उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो खाली आपको ये नहीं देखना कि डायरेक्ट क्या हो रहा है, और उसमें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को भी आपने जो पहले आपने कहा कि महंगाई की तवक्कुआत उनको भी सामने रखना है। तो हमारा ये ख्याल है कि इस वक्त सिग्नलिंग वाइज हुई हमें जो है वो जो सिग्नल वो देना चाहिए कि जो हमारी सूरत हाल को ठीक तरीके से रिफ्लेक्ट करे। और अगर हमारे पास इस वक्त जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं और हम कहें कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही है, तो ज़ाहिर है कि उससे जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसलिए हमने अपनी तरफ से ठीक सिग्नल देने की कोशिश की है, और उसके नतीजे में जो उसका इफेक्ट होगा हम समझते हैं कि उससे महंगाई के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मगर एक अजीब सा ट्रैप है जिसमें इकोनॉमी फंस गई है, चाहे वो एक्सटर्नल साइड पर हो, डोमेस्टिक साइड पर हो। आप कहते हैं कि हुकूमत को फिस्कल डिसिप्लिन में हुकूमत को आना चाहिए, ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, मगर जब आप शरह सूद बढ़ाते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि पहले 6 महीने में गवर्नमेंट ने तकरीबन 2570 अरब रुपए सिर्फ सूद में पे कर दिए हैं, जो कि एनुअल टारगेट था 4000 अरब रुपए का, उसका 65% है, क्योंकि जब शरह सूद बढ़ रही है तो हुकूमत की पेमेंट्स बढ़ रही हैं, और एक्सपेक्टेड है कि शायद 5000 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में हुकूमत इस माली साल में अदा करेगी, जो कि 4000 अरब के टारगेट से 1000 अरब रुपए ज़्यादा है। तो ये अजीब सा ट्रैप नहीं है कि आप सूद बढ़ाते हैं, शरह सूद, तो हुकूमत की पेमेंट्स बढ़ जाती हैं। फिस्कल डिसिप्लिन कैसे आए इस मीशत? देखिए, इसमें आप जब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन होता है उसमें कोई एक चीज़ किसी एक फैक्टर को नहीं देखा जाता, उसमें आपकी एक्सटर्नल साइड की चीज़ें भी देखी जाती हैं, उसमें आपका इन्फ्लेशन भी देखा जाता है, उसमें आपकी जो ग्रोथ है उसके साइड की चीज़ें भी देखती हैं, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे मूव कर रही है वो भी। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो है वो फिर एक डिसीजन लिया जाता है। तो ज़ाहिर है कि और ये कोई डिसीजन बाज़ का बड़ा मुश्किल जो है वो फ़ैसला होता है कि आप हर चीज़ को तो बिल्कुल ठीक तरीके से वो नहीं रख पाते। कुछ चीज़ों में आपको उसके यकीनन कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जो भी एक्शन आप लेते हैं। तो लेकिन आपको ब्रॉडर पिक्चर सामने रखनी है, और आपकी डायरेक्शन किस तरफ है, आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, उसको आपने सामने रखना है। आज अगर हम ये फ़ैसले नहीं करते और ये इसी तरह जो है वो महंगाई बढ़ती रहती है, तो कल को आपको जो उसकी कास्ट पे करनी पड़ेगी वो शायद आज की कास्ट जो शॉर्ट टर्म कास्ट है उससे बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए अगर आप आज मुश्किल फ़ैसला कर लेंगे और कल आपका जो है वो बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, और इसके नतीजे में आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो वो ओवरऑल इकानमी के लिए हम समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर बात है, बजाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर आसान और खुश करने वाले फ़ैसले करें और बाद में उनका नतायज जो है वो आने वाले दिनों में भुगतें। तो वो शायद ज़्यादा कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं। वैसे तो फिर लॉन्गर रन में तो पाकिस्तान को अपने टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने होंगे, अगर डेफिसिट्स ख़त्म करने हैं, अगर इकोनॉमी को अपने पैरों पर खड़ा करना है, इन डेफिसिट्स के साथ और इस सूद की अदायगियों के साथ तो नहीं चल सकते। बिल्कुल, ये आपने बात ठीक की है कि अभी हमारा टैक्स GDP रेशो बहुत कम है, लेस दैन 10% है, और इसमें हमें मेरा हाल है कि रेवेन्यू साइड के ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर कम करने का शायद इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके जो है वो आपको करने ही है गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जो रेवेन्यूज़ हैं उसको आप बढ़ाएं, आमदनी बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में आप खर्चे जो हैं उनको फाइनेंस कर सकेंगे, और अगर उसमें डेफिसिट आता रहेगा तो फिर आप जो है वो बोरिंग करते रहेंगे। तो एक और बात है जिस पे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि सारे दो आर्गूमेंट हैं। एक ये है कि जी करेंसी को हमें गिराना चाहिए, और करेंसी गिरती है तो उस पर हमारी एक्सपोर्ट्स भी कंपेटिटिव रहती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और ये मामला होगा। मगर दूसरी साइड का आर्गूमेंट ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स 100 रुपये से 230 रुपये की जब करेंसी हो गई है तो कितना इजाफा हुआ है, उसी के आसपास हमारी एक्सपोर्ट्स मौजूद हैं। जैसे ही हम करेंसी गिराते हैं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आते हैं, जब इन्फ्लेशन आती है तो हम उसी साइकिल में फंसते जाते हैं कि वो महंगाई रहेगी, फिर शरह सूद बढ़ेगी, फिर ग्रोथ पर इम्पैक्ट आएगा, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती नहीं है। आप क्या समझते हैं, कौन सा आर्गूमेंट ठीक? देखिए, आपको एक बैलेंस आउट करना है इसमें, ये दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स ठीक है, आप उसमें बिल्कुल आप उसका इम्पैक्ट होता है। हमने भी पूरा इस पे ऊपर रिसर्च की हुई है कि आप जब आप करेंसी का मूवमेंट होता है तो उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो कितना फ़र्क पड़ता है और उसमें कितना बैलेंस आपको रख के चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम जो देखते हैं उसमें उसको बैलेंस करने की कोशिश करते रहें, और आप इसमें देखें कि अब ये नहीं है कि करेंसी बिल्कुल किसी एक जगह पे स्टक हुई है, उसमें मूवमेंट आती है, और उसके नतीजे में आप देखें कि जो एक्सपोर्ट्स को जो हमारी तरफ से जो सहूलत मिलनी चाहिए वो मिल रही है।
लेकिन ये कि साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी और बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट्स को जो है वो मुतासर करते हैं, तो हमें उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है। खाली हमें करेंसी के जरिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जो है ना, वो मेरा ख्याल वो स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, वो ठीक स्ट्रेटजी नहीं है। बट हमारे पास क्या एक्सपोर्टेबल सरप्लस है भी कि जो हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ जाएंगी कि हमारे ये करंट अकाउंट डेफिसिट के जो मसाइल हैं वो इंपोर्ट्स करटेल करके नहीं एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर आ रहे होंगे, क्योंकि 70 अरब डॉलर 65 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट एक 22 करोड़ इंपोर्ट्स एक 22 करोड़ के मुल्क के लिए मसला नहीं है। 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स मसला है कि वो बहुत कम। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो दूसरे फैक्टर्स की आपको मतलब आप खाली करेंसी के बेस पे कहें कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो वो इस तरह वो नहीं चीज़ें चलती, बल्कि आपको दूसरे उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें एक्सपोर्टेबल सरप्लस आपको बढ़ाना है, आपने अपनी क्वालिटी जो है वो बेहतर करनी है, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर मार्केटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें भी साथ करेंगे तो फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट। एज ऑफ नाउ ग्रोथ आप अपने, क्योंकि इसमें फिर स्टेटमेंट में इशारा दिया गया है, बट अब ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान नेगेटिव ग्रोथ होगी। पहले ही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप भी जिक्र करेंगे नवंबर में नेगेटिव 5% रही है, डिमांड बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, तो क्या हम मनफी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं इस साल? नहीं, अभी तो हमारा नहीं ख्याल मनफी का। हमने जो लास्ट हमारी नवंबर में मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें 2% का हमने जो है वो फोरकास्ट किया था फॉर द करंट फिस्कल ईयर कि ये 2% पे रहेगी। अभी जो हमारी आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी हमने ये सारा डाटा रिव्यू किया है, और अब हमारा ख्याल ये है कि ये शायद 2% से थोड़ी कम होगी। इसमें डाउन साइड जो है वो हमारे पास काफ़ी रिस्क हैं, बट ये कि नेगेटिव का हमारा एटलीस्ट असेसमेंट नहीं है कि ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव में होगी, लेकिन कितनी पॉजिटिव होगी ये आगे चल के आने वाली चीज़ों से पता चलेगा। वैसे यानी एज ऑफ नाउ जो पाकिस्तान के लिए लाजमी है एक फिस्कल डिसिप्लिन, साथ में IMF का प्रोग्राम, ताकि हमारे एक्सटर्नल जो इनफ्लोज हैं वो अनलॉक हो सकें, ये आपका भी मैसेज? जी, ख़ासकर जो है वो IMF प्रोग्राम हमें कंक्लूड करना है, और ऑलरेडी उसमें हम हैं, और साथ में फिर उसके जो इनफ्लोज जो लाइन अप किए हुए हैं उनको हमने मोबिलाइज़ करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जबील अहमद साहब बहुत शुक्रिया, गवर्नर स्टेट बैंक हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। पंजाब की सियासत एक के बाद एक बहरान की जद में है। 9 माह की सियासी हलचल, वज़रा आला की तब्दीलियों और अदालती लड़ाइयों के बाद सूबाई असेंबली तो टूट चुकी है, लेकिन अब निगरान वज़ीर आला पर तनाज़ा पैदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के तजवीज़ करदा मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाया, मगर इमरान खान ने उन्हें सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और उनके तकर्रुर के खिलाफ अदालत जाने और सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। आज़मान पाक से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए इमरान खान ने यह भी कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आला इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, इसके खिलाफ भी अदालत जाएंगे। मुझे IB की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने की, और ये वो एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था। तो असल तो मास्टरमाइंड वो था, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते। अब सब ने निकलना है कल से। अभी तक ना गवर्नर पंजाब ने डेट दी है, ना गवर्नर पख्तूनख्वा ने डेट दी है इलेक्शन की। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले, और हम अब अदालत में जाएंगे इस चीज के ऊपर भी कि हमें डेट चाहिए इलेक्शन की, और हम ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं। ये वही एक एजेंडा चला आ रहा है कि किसी तरह रेड लाइन ड्रॉ करके तो किसी तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हटाया जाए। दूसरी तरफ कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से यू टर्न की सियासत जारी है। पहले तहरीक इंसाफ ने असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए और ये कहती रही कि अब हम कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे, क्योंकि उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने हमारे इस्तीफे कबूल कर लिए थे। मगर फिर अचानक 9 माह बाद अपोजिशन लीडर समेत 3 बड़े ओहदे लेने के लिए वापस जाने का ऐलान कर दिया। लेकिन 17 जनवरी को तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बली में वापसी के ऐलान के साथ ही स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 17 जनवरी को 35 और फिर 20 जनवरी को 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ इस दौरान भी कहती रही कि थोड़े थोड़े नहीं बल्कि उसके सारे अराकीन के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं, लेकिन आज अचानक तहरीक इंसाफ ने 45 अराकीन के इस्तीफे वापस लेने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर की सरबराही में अराकीन पहले कौमी असम्बली गए तो वहाँ दरवाजे बंद मिले, फिर ये अराकीन स्पीकर के घर भी गए, लेकिन राजा परवेज अशरफ से वहाँ भी मुलाकात ना हो सकी, और उसके बाद आज ही तहरीक इंसाफ के अराकीन इलेक्शन कमीशन जा पहुँचे और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से दरख्वास्त की कि 45 अराकीन अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं, लिहाजा स्पीकर इस्तीफे मंजूर करें तो अराकीन को इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई ना करे। यानी वो तहरीक इंसाफ जो 9 माह से इस्तीफों की मंजूरी के लिए शोर मचा रही थी, वो अचानक कौमी असम्बली में वापस जाने की तैयारियों में लग गई है, और वो हुकूमत जो इस्तीफे मंजूर ना करने के लिए मुख्तलिफ जवाब दे रही थी
उसने 3 दिन में 170 इस्तीफे मंजूर कर लिए। फिर वो तहरीक इंसाफ जो सारे इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा कर रही थी, अब बाकी रह जाने वाले इस्तीफे मंजूर ना करने का मुतालबा कर रही है और स्पीकर कौमी असम्बली मुलाकात के लिए दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, एक पूरी चार्जशीट, नए चीफ मिनिस्टर, इस वक्त जो केयर टेकर हैं मोहसिन नकवी साहब पंजाब के, उनके खिलाफ कि उनकी हुकूमत गिराने में इनका बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार था, इन्हीं को लगा दिया गया है। तो जो एक सुर्ख लकीर की बात है, जो माइनस इमरान खान की बात है, उसी एजेंडे पर आप लोग चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, सबसे पहले ये जो रिमार्क उन्होंने कहा है कि इस शख्स का क्या करैक्टर है, मोहसिन नकवी के मुतल्लिक उन्होंने कहा है, पहले अपने करैक्टर की बात कर रहे हैं, उसके बाद मोहसिन नकवी के जो है, पहले इमरान खान के करैक्टर की बात कर लेते हैं, उसके बाद मोहसिन नकवी के करैक्टर का जो है ना, उसके ऊपर जो है कोई एनालिसिस कर लेंगे। आप बताएं, मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई ऐसी बात है पूरे उसके मीडिया के या प्रेस के जो भी उसका ताल्लुक कैरियर रहा है उसमें, और जिसके जो नवाज़शात जो इनके ऊपर हुई हैं, फ़ौज की नवाज़शात हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट की नवाज़शात हुई हैं, उसके बाद जो नए नए इंकशाफात हर हफ्ते 10 दिन के बाद इनके मुतल्लिक होते रहते हैं। किसी के करैक्टर पे बात करने से पहले नवाज जो है ये अपना इमरान खान साहब जो हैं, उन नवाज़शात का तो जिक्र कर लें या अपने गिरबान में झांक लें। तो ये इस वक्त बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी का जो है कि वो मगर ख्वाजा साहब बता रहे हैं ना कि एक तो 35 लाख रुपए की का वॉलंटरी रिटर्न है उनका, दूसरा जरदारी साहब की वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, परवेज लाई साहब को बता रहे हैं, तो न्यूट्रल तो ना हुए। फिर मेरी बात, हमारी उम्र के लोग जो है ना, किसी भी जवान आदमी को या किसी भी नौजवान जो हमारे बच्चों की उम्र का हो, उसको बच्चे ही कहते हैं। ये तो अपने बच्चों को बच्चे नहीं कहते, तो उसमें क्या कसूर है कि अगर ये बच्चे अपने बच्चों को बच्चे नहीं कहते? हम तो जो है किसी अपने बच्चों के दोस्त हों या उनके जानने वाले हों, उनको भी बच्चे समझते हैं। चलें वो बात छोड़ें, मैं वापस इस बात पे आता हूँ कि ये जो आपने लेटर की बात की है इसकी मोहसिन नकवी की, मोहसिन नकवी ने 35 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था हारिस स्टील के जो मालिकान थे उनसे। जब उन पे नैब का केस बना है, उन्होंने चेक के साथ एक कवरिंग लेटर लगा के वो पैसा वापस किया और उनको एडवाइस किया गया, लीगली एडवाइस किया गया कि ये एक केस में फंस के हुए हैं, तो आप अपना डेट क्लियर कर दें। वो डेट जो है उन्होंने हारिस स्टील के साथ क्लियर किया, उसका प्ली बार्गेन के साथ या नैब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। एक तो मैं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। जहां तक उनका रोल है, तो अगर ये नवाज़शात का जो सिलसिला था जब ये बंद हुआ है, उसके बाद इनको हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जनरल बाजवा जो है अपना दुश्मन नजर आता है। जनरल बाजवा जो है वो सबसे बड़ा मोहसिन है सारी उम्र में, जितनी भी उम्र है इमरान खान की, उसमें सबसे ज़्यादा नवाज़शात जो हैं, सबसे बड़े एहसानात जो हैं, उनको जो इक़्तिदार में लाने में जो किरदार अदा किया हमारी उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और बाजवा साहब ने जिस तरह फैसिलिटेट किया, वो तो खुद उन्होंने कहा है और इन्होंने भी तस्लीम किया है। और साथ उन्होंने अब इल्ज़ाम जो है उसको एक नया टर्न दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो है पनामा का केस जो है और उसके ज़रिए जो है उनको हुकूमत से निकालने में बाजवा साहब का किरदार था। मैं इन बातों में नहीं जाता किसका किसी में किरदार था, लेकिन ये तो आपका इल्जाम रहा है ना, तो आप क्या डिनाई कर रहे हैं इस इल्जाम को? जब इमरान खान साहब लगा रहे हैं कि 2 ब्रिगेडियर जो जीआई टीम है जनरल बाजवा ने भेजे थे उन्हें नवाज शरीफ ने डिस्क्वालीफाई कराया, तो आप लोगों का इल्जाम था। तो अगर इमरान खान मोहर लगा रहे हैं तो आप क्या डिनाई कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं? देखिए, हम तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि आरटीएस बैठा, हमारे खिलाफ जो मुकदमात बने, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात बने, जो इनके ऊपर नवाज़शात का सिलसिला जो है जारी रहा, जो मरियम के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, शाहिद खफगान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, आसिन इकबाल, मैं, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, ये सारा जो सिलसिला था, ये सारे की क्लियरेंस जो है उस वक़्त मिलती थी, तो ये अपनी जो ख्वाहिशात का इजहार करते थे और वो लोग जो है हमारे खिलाफ मुकदमात बनाते थे। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं उसे तस्लीम करता हूँ। हमारे जो भी हालात हुए उस वक़्त, हमारी हुकूमत जाने से पहले मियाँ नवाज शरीफ की एग्जिट, शाहिद खकान अब्बासी का आना
उसके बाद इलेक्शन में 2018 में जो है वो हमारा हारना, आरटीएस का बैठना, हमें टारगेट करना, ये सारा एक प्लान था, एक जिसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका हुआ था। लेकिन जिस तरह अगले दिन जो है मीडिया में आया है कि आखिरी वक्त तक जो है ये एक कोशिश होती रही कि किसी ना किसी तरह जो है वो उस वक्त की एग्जिस्टिंग हुकूमत जो हमारी हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, यानी मियां नवाज शरीफ उस वक्त जो है डिस्क्वालीफाई। मगर अब तो ये इल्जाम वो आप पर लगा रहे हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है मुझे माइनस करने का, जिसका मोहसिन नकवी भी एक किरदार हैं, और इलेक्शन की तारीख भी नहीं दे रहे हैं गवर्नर, यानी इलेक्शन डिले होगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सड़कों पर भी आएंगे। अब तो वो कह रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई करने का, माइनस करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसका आप लोग भी हिस्सा हैं, मोहसिन नकवी भी हिस्सा है, एस्टैब्लिशमेंट भी हिस्सा है। शाहजेब एक बात बताओ कि जब हमें माइनस करने का था तो ये उनका आलाकार बन गया, ये उनका जो है बेनिफिशियरी बन गया उस सारी साजिश का। इसने फायदा उठाया, हमारे खिलाफ जो भी महाज हुआ, हमारे खिलाफ जो भी साजिश हुई, ये उनका आलाकार था, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी था उसका। और आज ये बात कर रहा है, करैक्टरलेस आदमी है बिल्कुल, ये जिस तरह की ये बातें कर रहा है कि आज मोहसिन नकवी का क्या किरदार हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो उसको मजबूर करना कि जी इसको पैकअप करे और हमें इक़्तिदार में लेके आए। मोहसिन नकवी का ताल्लुक जो है हमारे साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी है, जरदारी साहब के साथ भी है। मोहसिन नकवी जो है एक मीडिया का आदमी है, मीडिया के लोगों के बहुत ताल्लुकात होते हैं, हर जगह जहां भी उनको खबर मिल सके, जहां भी उनका जो है जो मीडिया का बिजनेस जो है उसकी फर्दरेंस के लिए उनको जहां भी कोई मदद मिल सके वो ताल्लुकात रखते हैं। मीडिया पर्सन्स का ताल्लुकात रखना कोई मगर क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर वक्त पर, वो तो कह रहे हैं रमजान में इलेक्शन कराएं, हम इसके लिए भी अदालत जाएंगे और इसके लिए भी सड़कों पर आएंगे, क्या आप लोग डिले चाहते हैं कि डिले हो? मेरी बात सुने, सड़कों पे आने का और शौक पूरा कर ले। 25 लाख से शुरू हुआ था और फाइनली जो है वो 25,000 नहीं 5,000 के ऊपर आ गया था जीटी रोड के ऊपर। औकात जो है उस पर आ चुका हुआ है, ट्राई कर ले, जो अपना चाह जो है ना, जिस तरह पंजाबी में चाह ला ले, फिर भी जो शौक है पूरा कर ले। तो जो धमकियां दे रहा है, कल नहीं आज रात ही उन पे अमली जामा पहनाए। इसका जो इसका हाल होना है, ये लोगों को करेक्टरलेस कहता है। द मैन इज विदाउट करेक्टर, एक आयोटा ऑफ करेक्टर नहीं है इस बंदे के अंदर। मैं करेक्टर वो नहीं करेक्टर की बात कर रहा जो आप समझ रहे होंगे, मैं वैसे पॉलिटिकल करेक्टर की बात कर रहा हूँ। बाकी करेक्टर को छोड़ें जो है। रमजान से पहले कह रहे हैं वो कि रमजान से पहले हो जाए, अदरवाइज तो अप्रैल में होंगे। उनको तो यह शक है कि शायद अप्रैल में भी नहीं होंगे। मोहसिन नकवी साहब एक प्लान के तहत आए हैं और ये आगे बढ़ जाएंगे इलेक्शन। देखें, ये इलेक्शन जो है वो सारे शेड्यूल पे होने हैं। जो बड़े इलेक्शन जो है, जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन है या जो जनरल इलेक्शन की तारीख है, वो तो अक्टूबर की है। 13 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व होगी, सितंबर अक्टूबर बल्कि नवंबर में जाके इलेक्शन होंगे। जहाँ तक ये इलेक्शन है सूबाई असेंबलियों के, ये 3 महीने के बाद मेरा ख्याल है इनकी मुद्दत होती है। और गवर्नर साहिबान जो है आज जो है, अगर इनकी बेताबी जो है इनको आराम से नहीं बैठने दे रही तो आ जाए सड़कों के ऊपर। कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आने दें सड़कों के ऊपर। फिर उसके बाद कोई इस तरह का मुकाबला वगैरह डाल के फायरिंग शायरिंग, जिसकी ना FIR दर्ज हुई है, ना कोई इंक्वायरी हुई है, ना पर्चा दिया है, हुकूमत इनकी थी, मुलजम पकड़े गए हैं, नजायज़ लोगों को तंग किया जा रहा है, उस तरह का फिर कोई चक्कर चला लेंगे। लेकिन इस दफ़ा परवेज़ इलाही की हुकूमत नहीं है। इस वक्त जो है एक इम्पार्शल, कॉन्स्टिट्यूशनली एक न्यूट्रल हुकूमत है, उसमें ये ड्रामे नहीं चलेंगे। तो उतारें जो है जो भी इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है उसको, और बाहर आए, फिर आए सड़कों के ऊपर। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। चैलेंज कर रहे हैं कि सड़कों पर आएँ, अपने वक्त पर ही इंतखाबात होंगे। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले कराची में एक जाली पुलिस मुकाबले में नकीबुल्लाह महसूद नामी नौजवान और दीगर 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। उन पर दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात के इल्ज़ामात लगाए गए, जो बाद में खुद पुलिस की JIT और अदालत ने गलत करार दिए। फिर पुलिस की तरफ से ही नामजद किए गए मुल्जिमान के खिलाफ बाकायदा ट्रायल चलाया गया और आज 5 साल बाद कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इस ट्रायल का फैसला सुना दिया है। अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल में नामजद मरकजी मुल्जिम साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत 15 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। मगर खुद अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि ये तो साबित होता है कि अगवा और जाली पुलिस मुकाबला था, लेकिन इस्तगासा मुल्जिमान की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी और इस अमल में मुलविस होने को साबित नहीं कर सका। नकीबुल्लाह महसूद के ख़ानदान ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। मगर अहम बात यह है
कि खुद अदालत ने यह बात मानी है कि नकीबुल्लाह का कत्ल एक जाली पुलिस मुकाबले में किया गया था, लेकिन कमज़ोर प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमात की बरियत की वजह बनी है, जो मुल्ज़िमान का कत्ल से ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकी है। हालांकि नकीबुल्लाह के कत्ल के बाद कई ऐसे हक़ाइक़ मंजर आम पर आए थे जो राव अनवार को जाली पुलिस मुकाबलों का मुबैना सरगना करार देते थे। यहाँ तक कि खुद पुलिस की अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में राव अनवार पर जाली पुलिस मुकाबलों के इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दिया गया। उन पर 192 इनकाउंटर्स में 444 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर पुलिस पर तनकीद शुरू हो गई। राव अनवार संगीन इल्ज़ामात की जद में आ गए। राव अनवार के मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों को बेनकाब करने के लिए नकीबुल्लाह कत्ल केस को एक टेस्ट केस करार दिया गया। मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरे हुए, हर तरफ से इंसाफ के लिए आवाज़ें उठी। इस दौरान अदालत में राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़िमान का ट्रायल भी शुरू हो गया, मगर पुलिस राव अनवार की गिरफ्तारी में मुसलसल नाकाम नजर आई। यहाँ तक कि पुलिस को राव अनवार के ठिकाने तक का पता नहीं चल रहा था। इस दौरान मीडिया के दबाव और सिविल सोसाइटी के एहतजाज के बाइस उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 19 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह कत्ल केस का नोटिस ले लिया। बाकायदा समातें होने लगीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार राव अनवार को सरेंडर करने का मौका भी दिया और फिर आखिरकार 21 मार्च 2018 को 2 महीने की रूपोशी के बाद साबिक एसएसपी मली राव अनवार अचानक सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो गए और अपने वकील के जरिए हिफाजती जमानत की दरख्वास्त कर दी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और राव अनवार की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के इहाते से राव अनवार को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया गया, मगर कराची मुंतकली के बाद राव अनवार को जेल भेजने के बजाय उनके अपने घर को सब जेल करार दे दिया गया। सिर्फ यही नहीं, नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल इतना हाई प्रोफाइल केस बन चुका था कि खुद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नकीबुल्लाह के कत्ल के तकरीबन 4 महीने बाद अप्रैल 2018 में नकीबुल्लाह के वालिद से जनूबी वज़ीरिस्तान जाकर ताज़ियत की और उस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नकीबुल्लाह के वालिद को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई थी। लेकिन दूसरी तरफ साबिक एसएसपी मली राव अनवार इतनी ताकत और असर रसूख रखते थे कि दौरान हिरासत एक दिन भी उन्होंने जेल में नहीं गुजारा। वो अपने घर में नज़रबंद रहे और मजीद ये कि जब जब राव अनवार को पुलिस अदालत में पेश करती थी तो उन्हें दूसरे मुल्जिमान की तरह हथकड़ी तक नहीं लगाई जाती थी। और आखिरकार जुलाई 2018 में राव अनवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ ये तनकीद होती रही कि एक कत्ल के मुल्जिम के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव नहीं किया जा रहा है। फिर राव अनवार की ये ताकत और उनका असर रसूख देख कर शुरू दिन से ही ये खदशा पैदा होने लगा कि इस केस में शायद इंसाफ का हुसूल इतना आसान नहीं होगा और शवाहिद कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर जैसे जैसे नकीबुल्लाह कत्ल केस का ट्रायल आगे बढ़ता गया, ये बात हकीकत साबित होने लगी। ट्रायल के दौरान ऐसे ऐसे वाक़यात हुए कि जो राव अनवार के हक़ में और नकीबुल्लाह के खिलाफ जाते थे। खुद पुलिस जो कुछ अर्सा पहले राव अनवार पर 444 कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर चुकी थी, उसके अपने गवाह अपने बयानात से पीछे हटने लगे और साथ ही साथ राव अनवार की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी भी मुतनाज़ हो गई। यूं प्रोसिक्यूशन का केस दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। साल 2020 में यह सूरत हाल भी देखने में आई कि प्रोसिक्यूशन के गवाह एक एक करके अपने बयान से पीछे हटने लगे। पहले जुलाई में 2 अहम गवाहों ने अपने बयान तब्दील कर दिए, फिर अक्टूबर में एक और गवाह अपने बयान से पीछे हट गया। और आम बात यह है कि बयान तब्दील करने वाले ये तीनों गवाह खुद पुलिस एहलकार थे और उनका कहना था कि उन्होंने अपने पहले बयान दबाव में दिए थे, उनसे ज़बरदस्ती राव अनवार के खिलाफ बयान लिए गए थे। 2020 में गवाह मुकरना शुरू हो गए थे और आज जब ट्रायल मुकम्मल हो गया है और अदालत ने फैसला सुना दिया है तो अपने बयानात से मुकरने वाले गवाहों की तादाद 7 हो गई है। और सिर्फ यही नहीं, राव अनवार की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी भी आज तक मुअम्मा बनी हुई है। नवंबर 2020 में पुलिस के कॉल डेटा रिकॉर्ड एक्सपर्ट ने अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया कि राव अनवार का फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया गया तो यह पता चला कि नकीबुल्लाह के कत्ल के वक्त राव अनवार जाए वक़ुआ पर मौजूद ही नहीं थे और शूट आउट के बाद ही राव अनवार अपनी टीम के हमरा वहाँ पहुँचे थे। मगर फिर 1 साल बाद केस के साबिक तफ्तीशी अफसर एसएसपी डॉक्टर रिजवान ने CDR एक्सपर्ट के बयान के बरखिलाफ इंकिशाफ किया कि मरकजी मुल्जिम राव अनवार जाली पुलिस मुकाबले के वक्त जाए वक़ुआ पर ही मौजूद थे। डॉक्टर रिजवान ने अदालत में बतौर गवाह अपने बयान में कहा कि मुतल्लिका रिकॉर्ड से यह मालूम हुआ कि साबिक एसएसपी मली राव अनवार कत्ल की रात जाए वक़ुआ पर मौजूद थे, जिसका CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिसके मुताबिक राव अनवार रात 2:41 से लेकर 5:18 तक जाली पुलिस मुकाबले की जगह पर मौजूद रहे। तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान के बयान के मुताबिक राव अनवार 4 और 5 जनवरी और फिर 8 और 9 जनवरी को सब्जी मंडी थाने के चक्कर लगाते रहे, जहां नकीबुल्लाह, हजरत अली और कासिम को अगवा करके रखा गया था। डॉक्टर रिजवान के बयान को नकीबुल्लाह कत्ल केस में टर्निंग पॉइंट समझा जा रहा था, मगर कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और एक के बाद एक गवाह का मुकर जाना राव अनवार के हक में जाता रहा और आज वो बरी हो गए हैं। राव अनवार ने आज अदालत के बाहर अपने खिलाफ केस को झूठा करार दिया और अपने इल्जामात पर कायम भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह झूठे केस का आज अंजाम हो गया। 25 आदमी नाजायज चालान किए, उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्लाह था ही नहीं,
उसका नाम नसीमुल्लाह था, उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया और उसके हमारे पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है जिसकी हमने कॉपी भी दी। वो एक वांटेड आदमी था जिसकी 2016 में जिसको इश्तिहारी किया गया। मगर राव अनवर का ये दावा खुद उनका महकमा कई बार मुस्तरद कर चुका है और अदालत भी नकीबुल्लाह को बेगुनाह करार दे चुकी है। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल की तहकीकात के लिए एक JIT बनाई गई थी और उस JIT ने राव अनवर को नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद के मावरा अदालत कत्ल का जिम्मेदार करार दिया था और राव अनवर के इल्जामात को झूठा करार दिया था। सिंध पुलिस के उस वक्त के एडिशनल IG आफ्ताब पठान की सरबराही में कायम JIT ने लिखा था कि राव अनवर ने नकीबुल्लाह महसूद और दीगर 3 अफराद को मावरा अदालत कत्ल किया। इस मुकाबले में राव अनवर और दीगर पुलिस अफसरान और अहलकारों का अमल दहशतगर्दी है। नकीबुल्लाह और दीगर मकतूलीन का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड ही नहीं मिला, जबकि मुलविस अहलकारों की जानिब से मावरा अदालत कत्ल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मीडिया में झूठ बोला गया। वाक़े के बाद राव अनवर और दीगर पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शवाहिद ज़ाया किए और अपने इख्तियारात का भी नाजायज़ इस्तेमाल किया। DNA रिपोर्ट के मुताबिक 4 अफराद को एक ही कमरे में कत्ल किया गया और बाद में लाशें 2 मुख्तलिफ कमरों में डाल दी गई। एक कमरे के कालीन पर 2 अफराद के खून के शवाहिद मिले और दूसरे कमरे के कालीन पर 4 मकतूलीन के खून के शवाहिद मिले। मकतूल नज़रजान के कपड़ों पर मौजूद गोलियों के सुराख की फॉरेंसिक रिपोर्ट को JIT का हिस्सा बनाया गया। मकतूल नज़रजान पर 1 से 5 फीट के फासले से फायरिंग की गई थी। JIT ने रिपोर्ट की तैयारी में जियो फेंसिंग और फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लिया। JIT ने राव अनवर की गिरफ्तारी के बाद उनके हमरा भी जाए वक़ुआ का दौरा किया। मुल्जिम राव अनवर अपने मुलविस न होने का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। पूछगछ के दौरान मुल्जिम राव अनवर ने टाल मटोल से काम लिया। JIT रिपोर्ट के मुताबिक जियो फेंसिंग और दीगर शहादतों से राव अनवर की मौके पर मौजूदगी साबित होती है। मकतूलीन को दहशतगर्द करार देकर झूठे पुलिस मुकाबले में हलाक करना साबित है। मगर फिर आज राव अनवर और उनके 15 साथी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और शवाहिद की कमी के बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नकीबुल्लाह के वालिद अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते और उनके साथ किए गए वादों के साथ दिसंबर 2019 में इस दुनिया से चले गए। उन्हें नकीब के कत्ल के 6 माह बाद कैंसर की तशख़ीस हुई थी, मगर बीमारी के बावजूद वो अपने इंतकाल से पहले तक इस केस की पैरवी करते रहे। नेशनल ग्रिड में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की वजह से आज सुबह सवेरे से 90% मुल्क में बिजली नहीं है, जिससे आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और अभी 15 घंटे से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। अब तक सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और पेशावर के कुछ इलाकों में बिजली बहाल होने की इतलात मौसूल हुई है और इसके अलावा कराची के कुछ इलाकों में बिजली बहाल हुई मगर फिर वापस चली गई। हुकूमत कोयटा में भी बिजली बहाल करने का दावा कर रही है, मगर इस वक्त बाकी पूरा मुल्क अंधेरे में है। बिजली ना होने की वजह से पानी की फरहमी में भी मसाइल पैदा हो गए हैं। घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। जनरेटर चलाने के लिए इस्लामाबाद और कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर भी आवाम की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। साथ ही आवाम को मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स और इंटरनेट सर्विसेज की फरहमी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सब के अलावा आज मुल्क के बड़े शहरों में मार्केट्स और दुकानें भी बंद रहीं। अस्पतालों में रूटीन के काम मुतासिर होकर रह गए। दिन भर बिजली की बंदिश से फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम रुक गया। दीगर शहरों में भी यही हाल रहा, लेकिन अभी तक इस मुल्कगीर ब्रेकडाउन की असल वजह पता नहीं चल सकी है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क भर में बिजली की बहाली 10 बजे से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी, मगर इस वक्त 11 बजने वाले हैं, मगर ज़्यादातर शहरों में बिजली बहाल नहीं हो सकी है। माजी में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ तो देखिए उस वक्त की अपोजिशन यानी मौजूदा हुकूमत के रहनुमा क्या कहा करते थे। इमरान न्याजी साहब ने समझा कि मुल्क की मईशत दिन ब दिन डूब रही है, नए नए बहरान पैदा हो रहे हैं। उन्होंने सारा पावर का निज़ाम शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की है। इमरान साहब, ये मुल्क है, मोबाइल फ़ोन नहीं है जो रीबूट करने से ठीक हो जाएगा। बिजली के बदतरीन शट डाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।